हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल दीक्षित ऑफिशियल। एंड टुडे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, जिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ जो आपको काम लगने वाली है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर में जो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जो फाइल स्ट्रक्चर होता है, वो फाइल्स में क्या क्या चीज़ होती है, वो फोल्डर्स किस काम आते हैं, वो सारी चीज़ हमें समझनी ज़रूरी होती है। बट इसके पहले आपको पार्ट 3 जो मैंने एक वीडियो बनाया था, रिएक्ट एनवायरनमेंट सेटअप एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। उससे आपको उसके स्टेप जो दिए हैं उसके बेस पे आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि कौन से फोल्डर अपने प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, और फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। बट इस वीडियो में मैं पूरी ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि कौन से फोल्डर्स और फाइल यूज़ हो रहे हैं। अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और डायरेक्ट वीडियो पे हम मूव करेंगे। तो ये आप एक्चुअली मेरी चैनल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बहुत सारी इसमें नॉलेज मिलने वाली है, वीडियोस मिलने वाले हैं, ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ। तो मैंने जब क्रिएट एप्लीकेशन करा था, रिएक्ट का न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करी थी, तब आपको भी इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन जो मैंने क्रिएट करी है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने पार्ट 3 में दिया है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके वो पहले वीडियो देख के इस वीडियो पे मूव हो सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन क्रिएट करी है तो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर आएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपने जो एप्लीकेशन का नाम दिया होगा वो उसके बेस पे एप्लीकेशन क्रिएट होगी। उसमें फ़ोल्डर्स, इस तरीके के फ़ोल्डर्स और एसआरसी फ़ोल्डर्स के अंदर इस तरीके की फ़ाइल आपको दिखाई देगी। तो गाइज़, हम लोग इस पूरे वीडियो में यही समझने वाले हैं कि जो जो फाइल्स हैं, जो जो फ़ोल्डर्स हैं, वो क्या काम करते हैं एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि बिगिनर्स और फ्रेशर्स होते हैं, इन लोगों को एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है वो बताया जाता है, बट वो एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल्स हैं उसका क्या यूज़ होता है, एक्चुअली क्या पर्पज़ है, वो उन लोगों को समझ में नहीं आता। और कभी ना कभी वो लोग आगे 1-2 साल के बाद जब रिएक्ट में कोई इंटरव्यूज क्रैक करने जाते हो तो ये बेसिक्स थिंग भी उनको पता नहीं होती। तो दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट दिस वीडियो के। तो हमने ये वीडियो के अंदर सारी चीज़ वो कवर करने वाले, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहले मैं जाता हूँ रीडमी फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये रीडमी फाइल क्या होती है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रीडमी फाइल क्रिएट होके आती है, और इस फाइल के अंदर आप इनिशियल ये प्रोजेक्ट क्या कहना चाहता है, कैसे इसको सेटअप कर रहे हैं हम, तो वो सारी चीज़, सारा डिस्क्रिप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। ताकि इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जब ये प्रोजेक्ट आप किसी और बंदे को और टीम को शेयर करो, ठीक है, टीम में आप वर्क करते हो, तो ये रीडमी फाइल रीड करके डेवलपर्स सेटअप्स कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स होती है वो रीड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो और अपनी टीम को बोल सकते हो कि हाँ भाई, इस रीडमी फाइल को आप रीड करके आप प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको इंडिविजुअली किसी को जाके बताना नहीं पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट्स किसके रिगार्डिंग है, प्रोजेक्ट्स में कितने मॉड्यूल्स है, कैसे कैसे फेज में काम करना है, सारी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट readme.md फाइल। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट होके ही आती है, बट अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं क्रिएट करनी तो भी इसका कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि आप ऐसी प्रैक्टिस रखो, फोल्डर स्ट्रक्चर्स, फाइल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस रखो, ठीक है। तो हम जाते हैं दूसरी फाइल के अंदर, पैकेट.जेसन फाइल। अभी ये पैकेट.जेसन फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है गाइस। जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो ये पैकेट.जेसन एक फ़ाइल बन के आती है, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर की जाती है कि इसके अंदर किसने कितनी डिपेंडेंसी यूज़ होती है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था जिस नाम से, वो नाम यहाँ पे आएगा, उसका वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट वर्जन लेगा, तो वो ये वर्जन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी। कौन कौन सी डिपेंडेंसी, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि मैंने जो ये एप्लीकेशन बनाई है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाई है, ठीक है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप में कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ हो रही है, वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे लेके यहाँ पे असाइन होगी। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन से पता पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कितनी डिपेंडेंसी यूज़ हुई है। जितनी डिपेंडेंसी यूज़ हुई है, इंस्टॉल हुई है, वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। जब आप npm इंस्टॉल पैकेज नेम
लाइक कोई भी पैकेज ले लो, लाइक मैं npm इंस्टॉल एक्सियोस का पैकेज डालता हूँ तो यहाँ पे एक्सियोस की एंट्री ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो ये डिपेंडेंसी वो इन्फॉर्मेशन कवर करता है। उसके बाद आता है ये स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट से आपको पता पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे बिल्ड करनी है, कैसे टेस्ट करनी है, वो सारी चीज़ इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, तो ये कमांड है, वन टाइप्स ऑफ कमांड है, वन टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो आप। और इस कमांड से आप एप्लीकेशन बिल्ड, स्टार्ट और टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें पैकेज डॉट जेसन में मेंशन है। ये डेवलपमेंट वर्जन है, अलग अलग ब्राउज़र के अंदर कौन से वर्जन मेंशन करे हैं वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी है। तो पैकेज जेसन फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो प्रोजेक्ट्स के अंदर सारे डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखती है, कमांड्स की इन्फॉर्मेशन रखती है। ठीक है, अभी मैं आपको ले जाता हूँ डायरेक्ट पैकेज लॉग जेसन फाइल। तो पैकेज लॉग जेसन फाइल्स गाइज एक्चुअली होता क्या है ये, कि जो एप्लीकेशन, जो डिपेंडेंसी, सॉरी एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते हम, डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, जो डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करते हैं वो सारी डिपेंडेंसी की डिटेल्स हमें पैकेज की लॉग फाइल में, पैकेज लॉग जेसन फाइल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके अंदर ये अगर समझो कि मैंने एक डिपेंडेंसी डाली है XYZ और उस डिपेंडेंसी के अंदर भी अनदर डिपेंडेंसी यूज़ हुई है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पैकेज लॉग फाइल में जानना, इसमें असाइन होके उसमें डिटेल्स पूरा आपको मिलेगा जब आप इंस्टॉल करोगे तब। ठीक है, तो ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप सारी डिपेंडेंसी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जाते हैं ओपन करके, तो इसमें पहला लिखा है नेम। ये नेम पैरामीटर क्या होता है कि गाइज जब हम पैकेज लॉग जेसन के अंदर ये जो नाम असाइन करते हैं वही नाम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेके आता है, वही जो वर्ज़न हम यूज़ करें वही वर्ज़न यहाँ पे डिफ़ाइन होके आ सकता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेसिक है कि ये वर्ज़न और नेम कहाँ से लेके आता है, तो ये मैंने आपको बता दिया और ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है लॉग फाइल वर्ज़न। तो लॉग फाइल वर्जन क्या होता है कि जब हमारा ये एप्लीकेशन बनता है तो उसका पैकेज मैनेजर वर्जन होता है। ठीक है, NPM बोलते हैं हम, नोड पैकेज मैनेजर। तो नोड पैकेज मैनेजर के अंदर ये जो वैल्यू डिफाइन है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके अंदर 3 टाइप्स की वैल्यू आती है, 1, 2 और 3। जैसे कि 1, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मीनिंग हमको ये समझना है कि ये जो लॉग फाइल वर्जन है वो NPM वर्जन 5 और NPM वर्जन 6 यूज़ कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 है तो NPM वर्जन 7 इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्पिटेबल है। अगर ये 2 है तो इसका मीनिंग कि 1 को भी ये कॉम्पिटेबल करता है। बट अगर यहाँ पे हम 3 देते हैं तो ये क्या करता है, NPM वर्जन 7 ही यूज़ करेगा ये फाइल को, बट ये कॉम्पिटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि लॉग फाइल वर्जन NPM के वर्जन के बेस पे असाइन होती है वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी कि इसमें वैल्यू जो किस तरीके से आती है 1, 2 और 3, और इसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे पैकेजेस। ठीक है, तो ये पैकेजेस एक ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि हम जैसे जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में कैसे वैल्यू ब्रैकेट्स में स्टोर होती है, तो ये पैकेजेस की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर होती है, जिसके अंदर यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये पेरेंट रूट है। ठीक है, एप्लीकेशन रूट है, और इस एप्लीकेशन के अंदर जो जो डिपेंडेंसी यूज़ हुई है वो पूरा चिट्ठा यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कौन सी डिपेंडेंसी के अंदर वर्जन्स कौन से हैं, उस डिपेंडेंसी के अंदर कौन से वर्जन्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अंदर पैकेज की डिटेल कंटेंट होती है, इसे हम रूट प्रोजेक्ट्स कंटेनर बोल सकते हैं और रूट प्रोजेक्ट्स एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ऑल अदर पैकेज एंड लिस्टेड विथ रूट एलिमेंट, मतलब जो भी पैकेज है यहाँ पे लिस्टेड हो गए इसके अंदर के जो भी पैकेज है वो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो और एक चीज़ कि यहाँ पे पैकेज डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, अगर ये इस फाइल में अगर नहीं है, बट पैकेज डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको 1 बाय 1 लेके जा रहे हैं। इसके अंदर पहला, जैसे कि मैं अभी एक मॉड्यूल ले लेता हूँ जो आपको मैं बाय डिफ़ॉल्ट समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये बबल्स है। ठीक है, तो बबल्स का जो मॉड्यूल्स हमने इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो वर्जन्स कौन सा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो गूगल में, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बबल्स। ठीक है, तो ये बबल्स NPM तो एक आप देख पा रहे हो बबल्स NPM का वर्जन कौन सा चल रहा है अभी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7.1.180.5। ठीक है,
तो ये जो वर्ज़न है वो सेम ही वर्ज़न यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा 7.18.5, ठीक है। तो ये वर्ज़न सेम ही होगा पैकेज का। रिजोल्व, ठीक है। तो ये रिजोल्व क्या करता है कि पैकेज कहाँ से वो यूज होता है, कहाँ से वो पैकेज की रीयूजेबिलिटी होती है, वो यहाँ पे बताता है। ये लिंक अगर ब्राउज़र में डालोगे तो आपको एक विनरार फाइल जैसी जिप फाइल मिलेगी, डाउनलोड होगी, यहाँ पे आएगी, और ये आप ओपन करोगे तब आपको पूरी डिटेल्स में मिलेगी कैसी ये पैकेज जेसन के अंदर कौन सी फाइल क्रिएट होती है। तो ठीक है, ये रिजोल्व का वो मीनिंग होता है। इंटीग्रिटी मीन्स ये एक SSH की बन के आती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, आती है, और ये सब मॉडल्स के अंदर इंटीग्रिटी की होती है जो यूनिकनेस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमको समझनी ज़रूरी होती है। इसके बाद क्या होता है, ये डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी क्या है, हमारी पेरेंट डिपेंडेंसी है बेबल्स, पर उस पेरेंट डिपेंडेंसी के अंदर अनदर चाइल्ड डिपेंडेंसी है जो इसको बनाने के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ हुई है इस डिपेंडेंसी बनाने के लिए, उसने कौन सी डिपेंडेंसी सब चाइल्ड डिपेंडेंसी यूज़ करी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है यहाँ पे एक और वैल्यू है, इंजिन्स है, फंडिंग है, बहुत सारे ऐसे NPMs होते हैं जो कलेक्ट करते हैं फंडिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं लिंक्स दे के रखी है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ये पैकेज लॉग फाइल क्या करती है, पैकेज जेसन फाइल करके क्या करती है। जो डिपेंडेंसी यहाँ पे आप इंस्टॉल करते हो, लाइक आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप करके npx यूज़ किया, ठीक है। तो वो npx जब आपने एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए किया, तब ये जो डिपेंडेंसी बाय डिफ़ॉल्ट आती है, तो उसका पूरा डिटेल्स वर्जन इसमें आपको मिलेगा ट्री स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आपको कस्टम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, लाइक समझो कि आपने मैं बोलूँ तो स्लाइडर्स यूज़ किया है, आपने रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्लाइडर्स है, अलग अलग राउटिंग के पैकेज है, जो भी आप पैकेज यहाँ पे npm लाइब्रेरी यूज़ करते हो, सारी यहाँ पे जो असाइन होती है उसका पूरा डिटेल्स आपको लॉग्स फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस तो आपको ये एक समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे गिट इग्नोर की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो ये गिट इग्नोर फाइल क्या होती है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट का कोई पार्ट नहीं होता, बट अगर आप समझो कि ये प्रोजेक्ट आप गिटहब के थ्रू मैनेज कर रहे हो, कोड मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सा कोड यहाँ से ले जाना है, कौन सा फोल्डर इग्नोर करना है, तो वो सारी यहाँ पे चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो इसके अंदर एक चीज़ है कि ये ओनली क्या करता है, आपकी फ़ाइल को ट्रैक करता है। गिटहब ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है पूरा, आपने इसको क्लोन करा होगा तो वो ट्रैक करता होगा, और ट्रैक में पता पड़ता होगा कि कौन सा मुझे यहाँ से उठा के गिटहब में रखना है और कौन सा इग्नोर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लैश रखा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग कि ये नोड मॉड्यूल्स, आप बेसिकली समझ पा रहे हो कि नोड मॉड्यूल्स इतना बड़ा पार्ट होता है कि जिसको उसकी साइज़ इतनी बड़ी होती है सारे मॉड्यूल्स की कि हम उसको ले नहीं जा सकते, वो नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसका। तो बेसिकली उसको हमें लोकल में रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप किसी फ्रेंड को या किसी टीम को सेंड करोगे तो आपको सिर्फ कोड ही देना है, वो npm इंस्टॉल कमांड से वो सारे डिपेंडेंसी आप नोड पैकेज मैनेजर में इंस्टॉल हो जाएगी, नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होकर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मुझे इग्नोर करना है, इसलिए मैंने स्लैश नोड मॉड्यूल्स। देखो यहाँ पे गाइस, ये स्लैश का मीनिंग ये होता है कि आपको ये सेपरेटर्स यूज़ इसके लिए करना है कि आपको ये फोल्डर इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टरी सेपरेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हैज़ है उसको कमेंट, अगर हमको ये कमेंट देना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हैं कि हैज़ करके लिखना हो कि ओ दिस इज़ ऑल डिपेंडेंसी, दिस इज़ अ समथिंग न्यू डिपेंडेंसी, और दिस इज़ अ एनवायरनमेंट फाइल। तो सारी चीज़ आप हैज़ करके देख सकते हो। ये हैज़ मीन्स कमेंट असाइन करता है, कमेंट अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस npm debug log, ठीक है। तो npm debug log ये कमांड बहुत ये जो लॉग्स फाइल है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है कि आपका पैकेज फेल होता है, ठीक है, या पब्लिश होने में कुछ एरर आता है, इंस्टॉल होने में एरर आता है, तो लॉग आपका सेव करना ज़रूरी होता है, तब आपको पता पड़े, टीम को पता पड़े कि किस वजह से एप्लीकेशन फेल हुई है, ठीक है। तो इनसे के लिए क्या करता है, npm का जो CLI होता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर, वो जनरेट करता है एक लॉग फाइल, और उस लॉग फाइल को हम रीड करके फिक्स भी कर सकते हैं एरर। बट इसके लिए आपको एक npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है npm टाइमिंग, ठीक है। जब आप npm टाइमिंग इंस्टॉल करोगे तब आपके नोड पैकेज में इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर .npm, जैसे कि यहाँ पे डॉट कैच है, ऐसा .npm करके एक फोल्डर बनेगा, और उस डायरेक्टरी के अंदर npm debug.log फाइल बनेगी, ठीक है, और जिसके अंदर फेल और सक्सेस की सारे डिटेल्स उसमें लिखी होगी, ताकि आपको पता पड़े कि ये कौन से एनवायरनमेंट से कौन से क्राइटेरिया से मेरी एप्लीकेशन फेल हुई है, ठीक है। तो ये एक सारी चीज़ है। दूसरे पे अब हम ऊपर जाते हैं SRC फोल्डर, ठीक है।
तो ये एक SRC मीन्स सोर्स फोल्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, जिसके अंदर जब हम क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के वहाँ पे आता है। और इसके अंदर सारी फाइल्स होती है, लाइक एप्लीकेशन CSS, एप्लीकेशन की JS फाइल, ठीक है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा, मेरा सिस्टम स्लो है तो हम वेट करते हैं कि क्या कंटेंट्स लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CSS है, ये JS फाइल है। तो पहले हम समझते हैं कि ये CSS क्या है। एक्चुअली ये CSS कंपोनेंट CSS है, ये ऐप एक कंपोनेंट है और इस ऐप के अंदर ये CSS इंपोर्ट करिए। इसका मीनिंग कि जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो ये CSS इसमें जो भी लिखी है वो सारी CSS इस ओनली फॉर इस कंपोनेंट के अंदर ही अप्लाई होगी, इस कंपोनेंट के रिलेटेड ही CSS आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड दैट इज़ गुड प्रैक्टिस कि लाइक हम जो भी कंपोनेंट क्रिएट करें उसके CSS भी अलग रखें, उसकी JS भी अलग रखें, तो मेंटेबिलिटी कोड यूजबिलिटी भी वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये एक फाइल है CSS जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आती है। जिसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ app.js फाइल। तो app.js फाइल एक कंपोनेंट फाइल है, ठीक है। और कंपोनेंट के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने एक टेक्स्ट लिखी है और उसके अंदर दूसरी एक टेक्स्ट है लर्न रिएक्ट बाय। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ये एप्लीकेशन के जब लोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये कंटेंट लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, app.js, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है। अभी मेन क्वेश्चन ये रहता है कि जब मैं कंपोनेंट ये एप्लीकेशन लोड करता हूँ तो यही कंपोनेंट क्यों लोड होता है, तो इसका एंट्री पॉइंट भी होगा। तो हम देखने जाएंगे यहाँ पे index.js, ठीक है। तो index.js के अंदर ये कंपोनेंट मैंने असाइन करा है और वो कंपोनेंट किस, ये रूट डोम एलिमेंट के बेस पे वो लोड होगा। तो ये रूट कहाँ से आएगा, वो कैसे वो मैच करेगा, वो भी जानना ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो इंडेक्स फाइल यूज़ करते हैं HTML की पब्लिक के अंदर, ये इंडेक्स फाइल है। तो यहाँ पे हमने एक रूट एलिमेंट क्रिएट करा है, आप देख पा रहे हो। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ दीक्षित डिजिटल, तो यहाँ पे भी मुझे दीक्षित डिजिटल लिखना पड़ेगा index.js के अंदर, तब जाके उसको पता पड़ेगा कि मुझे इस डोम एलिमेंट थ्रू एप्लीकेशन लोड करनी है, ठीक है। तो ये रूट एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी है और ये रूट एलिमेंट आता है index.html से। आप इसको चेंज करोगे तो सेम ही नाम आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, जब मेरा ये रूट कॉल होगा तो इन बिटवीन उसके बीच में मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन का ये पेज कंपोनेंट कॉल होगा ऐप, और उसके अंदर जो भी मैंने लिखा होगा, जो भी मैंने HTML रेंडर कराया होगा, सारी चीज़ यहाँ पे लेके डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये फाइल मैंने आपको समझाई app.js क्या काम करती है, कहाँ से वो app.js क्रिएट होती है। index.js क्या काम करती है, index.js के अंदर रिएक्ट डोम यहाँ पे यूज़ हुआ है। रिएक्ट डोम क्या है कि ये एक नोड पैकेज मैनेजर NPMs है और वो उसके अंदर एक क्रिएट रूट की मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेंडरिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे index.css, ये कॉमन CSS है पूरी एप्लीकेशन की, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहाँ यूज़ करी है उसको index.js के अंदर। तो मैं जो भी इंडेक्स की CSS में यहाँ पे जो भी लिखूँगा, बॉडी है, कोड के रिगार्डिंग जो भी CSS लिखूँगा, वो सारी पूरी एप्लीकेशन को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल CSS कहाँ रखनी है, कंपोनेंट CSS कहाँ रखनी है, ठीक है। दूसरा, इस फाइल के अंदर स्ट्रिक मोड है, ठीक है। तो स्ट्रिक मोड क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन जब लोड होगी, जिसमें डेप्रिकेटेड वर्जन होगी, जिसमें कोई कुछ कंपोनेंट ने लाइफ साइकिल मेथड परफेक्टली फॉलो नहीं करी है, किसमें एरर आ रहा है, तो पूरा चिट्ठा, पूरा लॉग अगर आपने स्ट्रिक मोड रखा होगा तो आपको वो एरर या लॉग करके देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्राइक मोड इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यूज़ हुआ है रिएक्ट वेब पोर्टल। तो ये वेब पोर्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको भी आपको समझना ज़रूरी है कि इट इज़ क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट बाय क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब जब हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेके यहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये मेजरमेंट करता है और एनालाइज करता है एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, ठीक है। और अगर ऐसा समझो कि आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन आपने लॉन्च करी है, फूड एप्लीकेशन लॉन्च करी है, अगर आपका सर्वर डाउन हो गया है, कुछ इश्यू आया है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया है, परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको API में स्टोर करनी है तो यहाँ पे आपको API हिट कर सकते हो और उस API में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है टू लॉग रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट वेब विटल्स कंसोल लॉग। अगर आप लॉग करोगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानने मिलेगी कि ये रिएक्ट वेब विटल करता क्या है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रिक मोड एंड रिएक्ट वेब विटल्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्रिएट ऐप यूज़ का बेनिफिट यही होता है कि हम जो भी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करें वो क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्रिएट करें, ताकि ये बेनिफिट हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिल सके, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया आपको। दूसरा यहाँ पे
.test.js है। तो ये फाइल क्या काम करती है कि जो भी आपका कंपोनेंट है, अगर आपको उसका यूनिट टेस्ट करना हो तो आपको ये फाइल भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं कि खुद के यूनिट टेस्ट लिखते हैं और ऐप कंपोनेंट को लोड करते हैं, ताकि उस वो जो टेस्टर्स होते हैं उनका बर्डन्स कम हो जाए, ठीक है, और बेसिक जो भी कोड परफॉर्मेंस है वो पता पड़ जाए। तो इसके लिए ये एक टेस्टिंग फाइल है, यूनिट टेस्टिंग के लिए कंपोनेंट फाइल है और CSS फाइल है, ठीक है। ये एक मेन फाइल है जो रूट एलिमेंट कॉल करता है, रूट एलिमेंट इंडेक्स से कॉल करता है, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। ये एप्लीकेशन के लोगों के लिए यूज़ है, जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लोगों की SVG फाइल है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वेब विटल भी क्या काम करता है। तो ये रिपोर्ट वेब विटल के फाइल के अंदर आप कोई API हिट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है परफॉर्मेंस की वो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने SRC फोल्डर के रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे गाइस, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक फोल्डर क्रिएट होकर आएगा, जिसके अंदर इंडेक्स फाइल होगी, इंडेक्स HTML फाइल होगी। और इस फाइल में आपको गाइस कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कोई एक्सटर्नल CSS लाइक बूटस्ट्रैप मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी CDN लिंक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन बिटवीन हेड, बट बॉडी के अंदर आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट्री में बोलता है कि ये ओनली फॉर क्या करता है कि जब आप एप्लीकेशन क्रिएट होती है, आपकी एप्लीकेशन लोड होती है, तो AppJS में जो डोम यूज़ करा है आपने एलिमेंट्स, वो डोम ओनली फॉर क्या करेगा, उसकी UI को रेंडर करने के लिए इस बॉडी के अंदर आपके रूट एलिमेंट के बीच में सारे कंपोनेंट रेंडर करने के लिए ये रूट यूज़ करता है, ठीक है। तो आपको ओनली फॉर हेडिंग के अंदर जो भी CSS है, वो JS है, वो ही असाइन करने के लिए ही मैं बोलता हूँ कि इसको आप यूज़ करें, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लोगों के लिए PNG फाइल दी है, तो आप अपने हिसाब से लोगो चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको समझो कि आपके एप्लीकेशन का अलग लोगो रखना है तो आप ये भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ है manifest.json फाइल, ठीक है। तो manifest.json फाइल क्या है कि आपकी एप्लीकेशन आपने जो क्रिएट करी है, ठीक है, तो आपको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि ये जो मैं ब्राउज़र में लोड कर रहा है एप्लीकेशन, उसकी पूरी डिटेल ये है। तो आप मल्टीटास्किंग जब प्रोजेक्ट मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लाइक मोबाइल ऐप्स बना रहे हो, तो ये मैनिफेस्ट फाइल उस वक्त यूज़ होती है, ठीक है। और आप ब्राउज़र को बोल सकते हो कि ये मेरी एप्लीकेशन के अंदर इतने इतने SRC में ये फाइव आइकॉन यूज़ हो रहा है, इतनी इतनी साइज़ में यूज़ हो रहा है। तो इसको आप ध्यान में ले भी नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंट भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना है नहीं, बट ये समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लास्ट फोल्डर मेरे को समझाने का रह गया है, नोड मॉड्यूल। तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नोड मॉड्यूल्स कभी क्रिएट होके नहीं आता। जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से इंस्टॉल करोगे, या आप नई कोई मॉड्यूल्स यहाँ पे असाइन करके इंस्टॉल करोगे, या आप डायरेक्टली कमांड थ्रू npm इंस्टॉल करोगे, तब ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर सारे मॉड्यूल्स की डिटेल्स, सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर नहीं होता गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या समझा है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ताकि आप सबको एक बार समझ में आ जाए। यहाँ पे अब जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, मेरा पहला वीडियो है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, सॉरी 3rd नंबर का वीडियो। तो ये 3rd नंबर का वीडियो है, उसमें मैंने कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करनी है वो चीज़ बताई है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर आएगा, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये नोड मॉड्यूल तो होगा ही नहीं। पैकेज JSON फाइल क्या करती है वो मैंने समझा है कि पूरी डिटेल्स यहाँ पे होती है, डिपेंडेंसी है, स्क्रिप्टिंग है, वो सब। रीड मोर फाइल क्या करती है, पैकेट लॉग JSON क्या करती है, गिट इग्नोर फाइल क्या करती है, SRC फोल्डर क्या काम करती है, ठीक है। तो ये SRC के अंदर कौन से फाइल है, कंपोनेंट फाइल कौन सी है, इंडेक्स फाइल कौन सी है, मेन फाइल कौन सी है, इसको हम मेन फाइल ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रूट एलिमेंट कॉल करके हमारा मेन कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है। और पब्लिक फोल्डर में कौन कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करी। तो गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके फ्रेंड को भी ये वीडियो ऐसे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो आप उसको शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आप कमेंट कीजिए जो भी आपको अच्छा ना लगे और अच्छा लगे, ताकि मुझे पता पड़े कि क्या इसमें मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली मेरा गोल यही है कि मैं इस चैनल थ्रू ओनली फॉर आपको ये सिखाना चाहता हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो। और अभी के लिए थैंक यू।